साथियों, हिंदी नेटशाला पर आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम अपने इस चैनल पर भारतवर्ष की समस्त हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इसी क्रम में आधुनिक काल की यह प्रैक्टिस बुक हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अब हम प्रयोगवाद जो हमारी काव्यधारा रही है उसके अंतिम चरण की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। धीरे धीरे प्रयोगवाद के बाद हम फिर नया टॉपिक, नई कविता को प्रारंभ करेंगे। तो प्रयोगवाद के अंतर्गत 2 से 3 प्रैक्टिस सेट हमने कर लिए हैं। पूर्व के सभी प्रैक्टिस सेट यानी आधुनिक काल का जहां से प्रारंभ होता है, भारतीय हिंदू युग से लेकर अब तक के जितने भी प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से हमने तैयारी की है, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी तैयारी हमने कर ली है। तो वो प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, तो आप उनको वहां से देख लें। अन्य परीक्षा उपयोगी बातें वीडियो के मध्य में बताऊंगी। सबसे पहले आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। इन रचनाओं को इनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। इत्य इलम, मैं इसका सही उत्तर ही आपको बता रही हूँ। देखिए, अपना गलत देता कि संशय की एक रात किसकी है, भवानी प्रसाद मिश्र की। ये गलत था, क्योंकि संशय की एक रात किसकी है, ऊपर आप देखें इत्य अलम, तो इत्य अलम अज्ञे की है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध कृति है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की है। और संशय की एक रात है नरेश मेहता की। इनमें से एक भी रचना ऐसी नहीं है जो आपने पहली बार सुनी हो या जो आपकी गलत हो। आप यूपी टीजीटी, पीजीटी नेट, DSSS भी दे रहे हो, NVS की दे रहे हो, RPSC के एग्जाम्स दे रहे हो, या भारतवर्ष की किसी भी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर, ये रचनाएं उसमें पूछी जाती, क्योंकि ये इन कवियों की प्रतिनिधि रचनाओं में से एक है। नरेश मेहता का नाम ही संशय की एक रात के लिए, हालांकि अन्य भी इनकी फेमस हुई हैं, लेकिन जिनके लिए जो पुरस्कृत रचनाएं वो ये हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोश, हाँ साहब मैं गीत बेचता हूँ, तो ये फेमस रचनाएं हैं। अब सभी कवियों की सभी रचनाएं आपको याद हों ऐसा तो आवश्यक नहीं है, लेकिन परीक्षा के लिए टिप्स ये है कि जो प्रमुख कवि हैं, जैसे भारतीय हिंदू युग के प्रमुख कवि हो गए, द्विवेदी युग के प्रमुख हो गए, छायावाद के प्रमुख देख लीजिएगा, इसके बाद आप प्रगतिवाद के, प्रयोगवाद के, जो काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, क्योंकि कई सारी काव्य धाराएं हिंदी साहित्य में चली, उन कवियों की प्रतिनिधि रचनाएं जो कि पुरस्कृत हैं वो आपको जरूर याद होनी चाहिए। सारी रचनाएं यदि याद नहीं है तो आप सफलता की दौड़ में, प्रतियोगी परीक्षाओं की दौड़ में पिछड़े हुए नहीं हो, क्योंकि महाज्ञानी कोई नहीं है जिसे सारी याद हो। लेकिन उन कवियों की जो पुरस्कृत और चर्चित रचनाएं हैं, अगर वो हमें याद नहीं है तो निसंदेह हम बहुतों से पीछे हैं। तो ये आप लोग चेक करते रहिए। इनको प्रैक्टिस सेट्स में आप लोग यहाँ पर जो टाइम दे रहे हैं चैनल पे अपना 15-20 मिनट, तो उसमें आप कुछ सीख कर भी जाएं, ऐसा मतलब मेरा भाव रहता है। तो इसीलिए मैं आपको बताती रहती हूँ। प्रतिनिधि रचनाएं और जो पुरस्कृत रचनाएं वो याद करिएगा, ठीक है। वो नहीं ऐसा होना चाहिए कि वो नहीं याद है, वो याद रखिएगा। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं, तो तार सप्तक में संग्रहित हैं, ठीक है। वैसे तो दूसरा तीसरा वही है, लेकिन सही उत्तर तार सप्तक आप लगाइएगा। वैसे इस तरीके के प्रश्न ना ही आए तो ज़्यादा सही है, बाकी तो परीक्षा वाला जो पूछ ले वो सही है। एक ये वाला प्रश्न है, ये नेट से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर तक बहुत बार रिपीटेड होता है, देख लेते हैं, रिपीट होता रहता है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार है रघुवीर सहाय। यह रघुवीर सहाय की अधिनायक कविता की ये पंक्तियां हैं ना। हमारे राष्ट्रीय गान में है ना, जनगण मन अधिनायक, तो अधिनायक कविता की यह पंक्तियां हैं। अधिनायक कविता की यह पंक्तियां हैं। सामान्य से सामान्य एवं परिचित से परिचित स्थिति में कुछ ऐसा खास देख लेना कि वह पहली बार में ही मार्मिक लगे, रघुवीर सहाय की अचूक क्षमता है। लेकिन इस क्षमता का उपयोग वे अधिकांशतः मन की गहरी परतों को उघाड़ने या व्यंग्य विनोद में ही करते थे। आगे देख लेते हैं। पुनः रचनाओं को उनके कवियों से सुमेलित करना है। अरि ओ करुणा प्रभा में अज्ञ, धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र, और चांद का मुंह टेढ़ा है, यह मुक्तिबोध की है, ठीक है। तो आप इनको याद कर लीजिएगा। ये भी फेमस रचनाएं ही हैं।
खुशबू के शिलालेख, मैंने इसकी ट्रिक बताई थी कि भवानी का जो मिश्री का प्रसाद मिलता है उसमें से खुशबू आती है। धूप के धान, गिरिजा कुमार, तो गिरिजा यानी क्या होता है? पर्वत, तो पर्वत शिखर पे होंगे ना, जो धान उगता है उसी पे तो सबसे पहले धूप आएगी, तो धूप के धान हो गई। चांद का मुंह टेढ़ा है, अगर आपको है ना ये करते रहोगे ना कि चांद गोल है तो फिर आप मुक्त नहीं हो पाओगे, आप उसकी सुंदरता पे मोहित हो जाओगे। इसलिए आपको क्या सोचना है, मुक्ति अगर आप चाहते हो, मुक्ति का बोध चाहते हो, मुक्ति, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चांद का मुंह तो टेढ़ा है, ठीक है। और अज्ञे की रचनाएं आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रतिनिधि कवि हैं प्रयोगवाद के, तो इनकी रचना आप रट लीजिएगा। रूपांवरा किसकी कृति है? तो रूपांवरा अज्ञे की कृति है। यह अज्ञे की एक काव्य कृति है। अज्ञे प्रयोगवादी काव्य धारा से संबंधित थे। अब इनकी अन्य रचनाएं यहाँ बहुत कम दी हुई हैं, इनकी बहुत सारी रचनाएं है ना, यहाँ पर दी है आंगन के पार द्वार, इत्यालम, भग्नदूत, काफी कम है, इसके अलावा बहुत सारी हैं। तो यूपी पीजीटी के पुराने पेपर है। रूपांवरा बार बार नहीं पूछी गई है, रूपांवरा बहुत कम बार पूछी गई है। या ये कहिए कि इससे पहले मैंने भी नहीं पढ़ी है कि रूपांभरा अज्ञे की कोई रचना है, तो इसको याद कर लीजिए यहीं की, क्योंकि बाकी सब तो रिपीट होती रहेंगे। बाकी तो मैंने अपना इसी चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको यूपी टीजीटी के पुराने पेपर, यूपी पीजीटी के सारे पुराने पेपर, नेट के पुराने पेपर, आरपीएससी के पुराने पेपर, प्रैक्टिस सेट्स, ये सब करवा चुकी हूँ। तो जब आप उनको करेंगे तो बार बार रिपीट होते होते आपको स्पेशल कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। यदि आप अगर विश्वास करते हैं इस बात पे, तो जितना मैंने इस चैनल पे आपको पुराने पेपर और प्रैक्टिस सेट्स करवाए उनको भी अगर आप दोहराती रहती हैं तो भी आप मतलब ये देखेंगे कि आपका जो पकड़ है ना अच्छी खासी हो गई है हिंदी साहित्य के बारे में। तो ठीक है, तो उनको रिपीट करते रहिए, बार बार कहना मुझे ना पड़े कि आप आज पढ़ लें और पीछे वाले प्रैक्टिस सेट्स को रिपीट ही ना करें। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बाकी तैयारी कैसे करनी है, कौन सी किताबें पढ़नी है, तो इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट है, परीक्षाओं की तैयारी और रणनीति। उस प्लेलिस्ट से आप अपने काम के वीडियो देख लीजिएगा, 8-10 वीडियो उसमें पड़े हुए हैं। और बाकी कोई संशय हो तो आप कमेंट में लिखिएगा। गिरिजा कुमार माथुर की कृति कौन सी नहीं है? नाश और निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल्प और चांद का मुंह टेढ़ा है। अब देखिए, धूप के दान तो हम सबको मालूम है, नाश और निर्माण और पृथ्वी कल्प है या नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है कि चांद का मुंह टेढ़ा है। ये काव्य संग्रह किसका है? मुक्तिबोध का है। आपको मैं बार बार दिखाती भी रहती हूँ क्योंकि ये काव्य संग्रह मेरे पास है। तो जब हमें यह पता है, एलिमिनेट करने का जरूरी नहीं है सारे प्रश्नों के सारे राइटर्स की बुक। अब जैसे ये गजानन माधव मुक्तिबोध का चांद का मुंह टेढ़ा है, ये काव्य संग्रह हमें पता है इनका है, तो भी तो हमारा उत्तर सही हो गया ना। हमें नहीं पता कि बाकी की चारों किसकी है किसकी नहीं है, लेकिन अगर एक भी पता है हमें तो उससे भी हम पक्का कर सकते हैं ना कि चांद का मुंह टेढ़ा तो इनकी नहीं है, तो यही उत्तर है। ठीक, बाकी गिरिजा कुमार माथुर की कल की कक्षा में मैंने बता दी थी, पुनः रिपीट नहीं करूंगी। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक मैं चैनल पे करवा चुकी हूँ, उसमें आपको ये प्रयोगवाद वाला उठाएंगे चैप्टर, तो वहाँ इनकी रचनाएं मिल जाएंगी। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? वन पाखी सुनो, महाप्रस्थान, संशय की एक रात और संपूर्ण रचना कर्म। तो सन 1992 ईस्वी में नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके संपूर्ण रचना कर्म के लिए दिया गया है 1952 में, ना कि किसी एक रचना के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि संशय की एक रात इनकी काफ़ी फेमस है तो उसके लिए मिला। कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? हरी घास पर क्षणभर है, अरे ओ करुणा प्रभा में अभी पढ़ा, आंगन के पार द्वार की तो असाध्य वीणा कविता हमने पढ़ी, ये तो है। सीढ़ियों पर धूप नहीं है, सीढ़ियों पर धूप किसकी है? रघुवीर सहाय की है। देखिए रघुवीर सहाय की एक आत्महत्या के विरुद्ध, अगर आपको आत्महत्या के विरुद्ध आपकी मदद कौन करेगा? कौन करेगा आपकी आत्महत्या के विरुद्ध मदद? रघुवीर ही तो सहायता कर सकते हैं ना। अब घरों में तो सबके धूप आती है कमरों में, लेकिन सीढ़ियों पर धूप आए ये कैसे हो सकता है? ये भी रघुवीर की सहायता से ही हो सकता है कि आपकी सीढ़ियों पर धूप आए। सबकी सीढ़ियों पर धूप थोड़ी ना आती है, किसकी से पे आएगी? क्योंकि जिसकी रघुवीर सहायता करेगा। ठीक है, ये रघुवीर सहाय की रचनाएं हैं आत्महत्या के विरुद्ध, है ना। अब क्यों? क्योंकि भाई देखिए, आपकी सीढ़ियों पे अंधेरा है तो फिर तो हो सकता है ना कि आप सीढ़ियाँ जल्दी जल्दी चढ़ रहे हो, फिसल जाओ और गिर जाओ और दुर्घटना हो जाए। इसलिए क्या है, सीढ़ियों पर धूप किसकी सहायता से? रघुवीर की सहायता से मिलेगी। आत्महत्या के विरुद्ध आपका मन कर रहा है आत्महत्या करने का, हम फेल हो गए हम तो, लेकिन कौन सहायता कर सकता है? रघुवीर सहायता कर सकता है। कैसे? हंसो हंसो जल्दी हंसो,
लोग भूल गए, आपको लग रहा है कि अरे रघुवीर मेरी सहायता करे, क्यों? क्योंकि मुझे तो लोग भूल गए हैं, इसीलिए तो आत्महत्या करना चाह रहे हो, मतलब चाह नहीं रहे, मतलब एक ये ट्रिक है। अब हंसो हंसो जल्दी, तो रघुवीर कैसे सहायता करेंगे? बोलेंगे यार जीवन इतना सुंदर है, हंसो हंसो जल्दी हंसो ना। तो ऐसे करके कौन सहायता करेगा? रघुवीर सहायता करेंगे, आशा करती हूँ। सीढ़ियों पर धूप में, है ना, सीढ़ियों पर धूप में इनकी शुद्ध रचना है, तो रचना का नाम है। बाकी कैसे भी आए इसका उत्तर वही होगा, आगे देखते हैं। ठीक है, अब ट्रिक व्रिक तो क्या बनाना मुझे आता नहीं है, पर थोड़ी सी कोशिश करी कि याद रहे किसी भी बहाने। नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी हैं नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार और नरेश। ये हैं, क्योंकि नकेन बनता है, बिहार के तीनों कवि के प्रथम अक्षरों के आधार पर नकेनवाद बनता है। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने 1956 में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन से किया। ठीक है, तो ये 1956 में एक आंदोलन चला था नकेनवाद करके, थोड़ा सा ही समय का था, जिसमें इन तीनों कवियों की रचनाएं आती हैं, तो बस उसी के बारे में है। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमीचंद और रघुवीर सहाय। तो रघुवीर सहाय जो है दूसरे तार सप्तक के कवि हैं, 51 वाले के, प्रथम तार सप्तक के नहीं है। यहाँ केवल हमें प्रथम तार सप्तक के देखने हैं। किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? पुनः मैंने कहा आपको यूपी पीजीटी में 10 में भी रिपीट हुआ है, 2 में भी रिपीट हुआ है, उसके बाद और पहले भी रिपीट हुआ प्रश्न है। तो इनकी जो मुक्तिबोध की लंबी कविता है अंधेरे में, चैनल पे उपलब्ध है, पूरी पढ़ी है हमने, 5 पार्ट में पढ़ी है और अच्छे से समझते समझते पढ़ी है। तो अंधेरे में इनकी है। पेशोला की प्रतिध्वनि ये जो है प्रसाद जी की है। राम की शक्ति पूजा निराला की है। असाध्य वीणा जो है असाध्य वीणा किसकी है? यह है अज्ञे की, ये भी हमने पढ़ी हुई है। राम की शक्ति पूजा भी पढ़ी है। पेशोला की प्रतिध्वनि अभी नहीं पढ़ पाए, बाकी तीनों कविता तो हमने अपने चैनल पे पढ़ ही ली है, और इसीलिए आपको पूरी रचना पढ़वा रही हूँ मैं, ताकि गलती की संभावना नहीं हो। क्योंकि जब आप रचना पढ़ते, जब आप राम की शक्ति पूजा में निराला को बार बार पढ़ेंगे, निराला कह रहे हैं, निराला कह रहे हैं, तो माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी बैठ जाएगा, आप कभी गलत ही नहीं करोगे, उससे रिलेटेड प्रश्न बनकर भी आएगा तो भी आप सही करोगे। बाकी जब परीक्षा में कविता आपको पढ़ाती हूँ तो उससे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं पूर्व के पेपरों में या आगामी जो संभावनाएं पूछे जाने की, वो सब मैं आपको करवाई रही हूँ। तो कृपया करके प्लेलिस्ट आप लोग चेक करिए, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, मैं सिर्फ आपको बताती रहती हूँ। बाकी आपके कमेंट्स, आप कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आप थोड़ा सा वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हो अपने मित्रों तक, अकेले अकेले ही मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा वीडियोस को शेयर कीजिए। अब बहुत कम रेस्पॉन्स आप लोगों का आ रहा है, जिस हिसाब से प्लेलिस्ट है, जितनी किताबें मैंने करवाई हैं, जितने प्रैक्टिस सेट्स मैं आपके लिए खरीद के करवाती हूँ, उस हिसाब से आपका रेस्पॉन्स उतना पॉजिटिव नहीं आ रहा है। तो कृपया करके अपने मित्रों को भी ये शेयर करें। कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? महाप्रस्थान, उर्वशी, कनुप्रिया और अमन का राग। तो अमन के राग के बारे में मुझे कम जानकारी है, इसका उत्तर देख लेते हैं। तो अमन का राग ये नहीं है ना, क्योंकि बाकी सब तो हैं। राधा के प्रसंग पर है वो, महाप्रस्थान बुद्ध के पे है। और देखते हैं, हाँ जी, अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह की एक लंबी कविता है, जो कि महाप्रस्थान नरेश मेहता की है। उर्वशी 61 में दिनकर का गीति नाट्य है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती का प्रबंध काव्य, जो पौराणिक कथा पर आधारित है। तो यहाँ सही उत्तर होगा अमन का राग। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? रहस्य पुरुष का बिंब किस कविता में? मेरे सहचर मित्र, इस ऊंचे टीले पर, मुझे पुकारती हुई पुकार और अंधेरे में। यूपी पीजीटी 2000 में पूछा हुआ प्रश्न है ये, तो इसका उत्तर इसमें दे रखा है अंधेरे में नहीं है। और इसका प्रथम प्रकाशन आशंका की द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ था, तो इसमें नहीं है, ऐसा इसमें दे रखा है। टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? तो ये अरुण कमल की है, अरुण कमल की हैं। टॉलस्टॉय